Hello, my dear UPSC aspirants. I hope you all are doing well, and I welcome you all to today's editorial analysis. As I am recovering from the viral fever, so you might find my energy a bit low. But since this editorial analysis was getting delayed, so today I decided to start it. Today, I have picked up important editorials from The Hindu and Indian Express. द हिंदू में मुझे इतना अच्छा कोई एडिटोरियल नहीं दिखा, बट फ्रंट पेज पे एक काफी इंपॉर्टेंट न्यूज दिखी विच वाज अबाउट कि इंडिया जो है वो सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री हो गई है। तो इस सिनेरियो में हमें इसका एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा एडिटोरियल मैंने इंडियन एक्सप्रेस से पिक किया है बाय सी राजा मोहन, विच इज ऑन इमर्जिंग क्लोजनेस बिटवीन इंडिया एंड यूरोप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है उस सिनेरियो में इंडिया और यूरोप के रिलेशंस बढ़ रहे हैं। व्हाट कैन बी द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्प्लीकेशंस ऑफ दिस? सो लेट्स स्टार्ट। Today is 11th of June, and we will be doing the editorial analysis of today's newspaper. First headline in The Hindu itself was regarding कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 146.39 करोड़ हिट कर चुकी है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस। ओके, नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट इज नेसेसरी फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि एल्डरली पॉपुलेशन कितनी है, यूथ कितना है हमारे पास, वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, what are the causes कि इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इमर्ज करा है वर्ल्ड में, एंड व्हाट कैन बी द इम्प्लीकेशंस? सो एज पर यूएनएफपीए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन द रियल फर्टिलिटी क्राइसिस, इस रिपोर्ट का नाम ये है। प्रीलिम्स में आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट ये कौन निकालता है। इंडिया की पॉपुलेशन 146 करोड़ पहुंच जाएगी, पहुंच गई है इनफैक्ट बाय अप्रैल 2025, जो कि चाइना को भी ओवरटेक कर दिया है हमने। पहले चाइना सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री हुआ करता था, बट नाउ दिस रिकॉर्ड इज बीइंग टेकन अप बाय इंडिया। ये रिपोर्ट हाईलाइट करता है एक पैराडॉक्स कि एक तरफ तो इंडिया जो है वो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, और दूसरी तरफ हमारा हमारा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो बिलो द रिप्लेसमेंट लेवल आ चुका है। नाउ व्हाट आर दीज टर्म्स, टोटल फर्टिलिटी रेट, रिप्लेसमेंट लेवल, इसको अभी हम समझते हैं। इंडिकेटिंग फ्यूचर स्टेबलाइजेशन एंड इवेंचुअल डिक्लाइन ऑफ पॉपुलेशन। तो टोटल फर्टिलिटी रेट और रिप्लेसमेंट लेवल कम हो गया है, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री जो है वो मोस्ट पॉपुलस है इन द वर्ल्ड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड कि क्या कहते हैं, इतना ये हमारा कम हो गया है उसके बाद भी हम मोस्ट पॉपुलस कंट्री क्यों है। तो ये आज हम समझेंगे यहाँ पर कि स्टैटिस्टिक्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारी पॉपुलेशन 146 करोड़ पहुंच चुकी है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारा 1.9 है, जो कि रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 के नीचे है। अभी ये दोनों टर्म्स हम समझेंगे। वर्किंग एज पॉपुलेशन 68% है। यूथ जो हमारा 51% है। एल्डरली, ये सब जो स्टैटिस्टिक्स हैं आप अपने मेंस आंसर्स में यूज कर सकते हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 71 ईयर्स फॉर मेन एंड 74 ईयर्स फॉर वुमेन। कहीं तो वुमेन आगे है, चलो। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन वुड हैव ओवर हर लाइफ टाइम। तो जो भी एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक वुमेन अपने लाइफ टाइम में बियर करेगी उसको हम टोटल फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। ठीक है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 का इज कंसीडर्ड द रिप्लेसमेंट लेवल इन डेवलप्ड नेशंस। तो टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 रिप्लेसमेंट लेवल का क्या मतलब है? जैसे सपोज करो दो हस्बैंड और एक हस्बैंड एक वाइफ है, ठीक है। अब इनके आगे अगर दो बच्चे होंगे तो वो दो बच्चों ने इन दोनों को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। जब इनकी डेथ होगी तो इनके बच्चों ने इन दोनों को रिप्लेस किया। सो दैट इज द रिप्लेसमेंट लेवल। इसीलिए रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 का सही माना जाता है कि दो लोगों ने आगे आने वाले दो लोगों को पीछे वाले दो लोगों को रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इंडिया का टीएफआर 1.9 है, मतलब इवेंचुअली तो हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करेगी, लेकिन अभी हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो लोग रिप्रोडक्टिव एज में वो बहुत ज्यादा है। जो हमारी रिप्रोडक्टिव एज में जो पॉपुलेशन है वो काफी ज्यादा है, डिस्पाइट हमारा रिप्लेसमेंट लेवल कम है, टोटल फर्टिलिटी रेट कम है, लेकिन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जो लोग हैं उनका नंबर ही ज्यादा है, इसीलिए हमारी पॉपुलेशन वन ऑफ द हाईएस्ट पहुंच गई है। इवेंचुअली जो कि कम हो जाएगी क्योंकि हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। ट्रेंड ऑलरेडी, जैसे कि इस तरह का ट्रेंड ऑलरेडी हमने जापान, साउथ कोरिया यहाँ पर देख लिया है, इसी हिसाब से हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि जो हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट है और रिप्लेसमेंट लेवल है उस हिसाब से आगे जाके हमारी पॉपुलेशन कम ही होगी। कॉजेस क्या क्या है इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री? तो
पहले इनिशियली क्या था कि बर्थ रेट्स काफी ज्यादा थे। क्यों थे? क्योंकि पहले बीमारियों का इलाज इतना अच्छा नहीं था, ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई थी। तो लोग सोचते थे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो जाए, कि अगर एक दो को कुछ हो भी गया तो ये बाकी दो बचे रहेंगे। दूसरी चीज क्या थी कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है। फिर लोगों को लगता था कि जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा मतलब अर्निंग होगी, तो ये कुछ मिसकंसेप्शन थे जिसकी वजह से पहले बर्थ रेट्स ज्यादा थे। इवन दो टीएफआर कम हो रहा है, लेकिन हाई बर्थ रेट्स फ्रॉम प्रीवियस डिकेड्स कंटिन्यू टू, तो वो ये बात हो रही है कि टोटल फर्टिलिटी कम हो रहा है। लेकिन पहले जो हाई बर्थ रेट थे, अब वो लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पहुंच गए, अब वो लोग रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में पहुंच गए, तो इसलिए हमारी पॉपुलेशन वो मोमेंटम फ्यूल हो रखा है। फिर दूसरी बात क्या है, हेल्थ केयर इंप्रूव हो गया। अब अगेन यहाँ पे वही पॉइंट आता है, पहले क्या था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, तो लोगों में वो मेंटेलिटी बैठी हुई थी कि ज्यादा बच्चे करने हैं, ताकि एक दो को कुछ हो गया तो बाकी दो बचे रहेंगे। लेकिन धीमे धीमे हेल्थ केयर इंप्रूव हो गई, लेकिन लोगों की वो मेंटेलिटी सही करने में थोड़ा टाइम लगा हमको। फिर रीजनल वेरिएशन है, जैसे कि बिहार में तो अभी भी जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 2.9 है, उत्तर प्रदेश में 2.4 है, जहाँ पे अभी भी हाई फर्टिलिटी रेट्स है। केरला और तमिलनाडु ने अपने फर्टिलिटी रेट्स को कम किया है। सेंसस भी डिले हो गया है, और पॉपुलेशन जो है, इवन विद लोअर फर्टिलिटी, द शेयर नंबर ऑफ पीपल, तो वही जो लोग रिप्रोडक्टिव एज में एंटर किए हैं उनका नंबर बहुत ज्यादा है, कि टोटल फर्टिलिटी रेट कम होने के बावजूद भी पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं आ पा रही है। अब लेकिन देखो, किसी भी सिचुएशन के दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि हम उस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, हाईएस्ट पॉपुलेशन हो गई है कंट्री की, लेकिन इस सिनेरियो में शायद हम उससे कुछ पॉजिटिव भी रीप कर सकते हैं। तो ये एक तो हमारे लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि 68% पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज में है, जिससे कि अगर हम उसको प्रॉपरली हार्नेस करें, स्किल डेवलपमेंट करें, तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। ये बहुत बड़ा कंज्यूमर बेस भी बन सकता है, ठीक है, कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स खरीदने का। अब अगर कंज्यूमर बेस का मतलब क्या है, डिमांड ज्यादा, प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो अगेन इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी। तो हम इसको पॉजिटिव तरीके से भी देख सकते हैं। फिर ग्लोबल इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास देश की सबसे हमारे पास विश्व के सबसे ज्यादा लोग हमारी कंट्री में है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूएन, डब्ल्यूटीओ, G20 में हमारी बात को सुना जाना चाहिए, उसको वॉइस मिलना चाहिए। फिर इससे क्या होगा, जितने ज्यादा लोग हैं उतनी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी, तो और ज्यादा इनोवेशन आएगा। जैसे कि ऑलरेडी हम स्टार्टअप्स देख रहे हैं अपनी कंट्री में, जेप्टो, ब्लिंकिट, ओला, उबर एक्सेट्रा। फिर इसके लेकिन कुछ नेगेटिव इम्प्लीकेशंस भी हैं। जितने ज्यादा लोग होंगे उनको उतने ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, उतना ज्यादा पानी पे स्ट्रेन आएगा, लैंड पे स्ट्रेन आएगा। ओके। फिर अर्बन क्राउडिंग, जैसे कि अभी हमने रिसेंटली मुंबई में जो ट्रेन ट्रेजेडी हुई, इट इज ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन ओनली, ट्रैफिक ज्यादा होगा तो अर्बन क्राउडिंग हो जाएगी इससे, जो कि ऑलरेडी हम सिटीज लाइक दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई में विटनेस भी कर रहे हैं। अब क्या होगा, अगर ज्यादा लोग हैं और आपने उनको ठीक से स्किल नहीं किया, जॉब्स तो उतनी ही रहेंगी, आपकी इकोनॉमी बूस्ट नहीं कर रही है, तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जैसे कि किसी खेत में सिर्फ 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन आपके घर में 6 लोग हैं तो सब लोग काम कर रहे हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है। जरूरत नहीं है लेकिन ठीक है, आप बेरोजगार है तो काम कर रहे हैं। फिर एनवायरमेंट डिग्रेड होगा, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज्यादा, क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोग व्हीकल्स खरीदेंगे, तो उससे क्या होगा, व्हीकल्स खरीदेंगे तो एमिशंस होंगे, एनवायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन होगा, वाटर पॉल्यूशन होगा, नॉइस पॉल्यूशन होगा, जिससे अल्टीमेटली हमारा बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो आज भी अनमेट है। लोगों के पास, जो विमेन है उनके पास प्रॉपर रिप्रोडक्टिव एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर कॉन्ट्रासेप्टिव्स नहीं है, एंड दिस इज ऑल्सो द मेजर रीजन वाई इंडिया पॉपुलेशन इज rising. Now, what can be the way forward? So we can learn from countries like Bangladesh, जिन्होंने सक्सेसफुली अपना टोटल फर्टिलिटी रेट 6.9 से 2.1 किया बाय एम्पावरिंग women थ्रू माइक्रो फाइनेंस, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स। हम ईरान से सीख सकते हैं, जहाँ पे रिलीजियस लीडर्स और लोकल क्लिनिक्स को यूज किया गया, ताकि लोगों में फैमिली प्लानिंग बताएं कि आप एक या दो बच्चे कीजिए, वो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। थाईलैंड में, जहाँ पर पॉपुलेशन एजुकेशन, स्कूल्स, ह्यूमरस एडवर्टीजिंग एक्सेट्रा, कॉन्ट्रासेप्शन अवेयरनेस की गई। तो ये सब मेजर्स हमको लेने की जरूरत है, क्योंकि आप वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को डील करना इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। अभी तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा कि ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिजास्टर ना बन जाए। फिर जापान और साउथ कोरिया, ऑल्दो वहां पर डिक्लाइन आ रहा है, लेकिन उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो दिखा रहे हैं कि लेट इंटरवेंशन के क्या क्या डेंजर्स हो सकते हैं। जैसे कि अभी तो आपका मेजर कंसर्न है कि आपको पॉपुलेशन को स्केल करना है, लेकिन जब तक आप उस पर वर्क करेंगे तब तक आपके पास एक और बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, कि जो लोग अभी वर्किंग एज में थे वो एल्डरली हो जाएंगे, तो उनको, उनके लिए क्या, आपको जो एल्डरली के लिए प्रॉपर फैसिलिटीज होनी चाहिए एक कंट्री में, वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो उस लॉन्ग टर्म विजन से गवर्नमेंट को इस वक्त सोचना चाहिए। रवांडा में जैसे कि कम्युनिटी हेल्थ इंश्योरेंस,
डिसेंट्रलाइज्ड हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ चीजें भी हम कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपको क्या करना है कि यूनिवर्सल एक्सेस दीजिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सर्विसेज प्रॉपरली प्रोवाइड कीजिए ताकि कॉन्ट्रासेप्टिव्स वगैरह यूज किए जा सके, ठीक है। फीमेल को एम्पावर कीजिए, जितनी ज्यादा फीमेल एम्पावर्ड होती है तो आगे आने वाली जनरेशन को एम्पावर कर सकते हैं। साथ में फिर फीमेल में खुद भी अवेयरनेस रहती है रिगार्डिंग फीमेल, रिगार्डिंग फैमिली प्लानिंग एक्सेट्रा। फिर प्रॉपर एआई डेमोग्राफिक डेटा वगैरह आप लेकर आइए ताकि पॉलिसीज ठीक से बन सके। अर्बन क्राउडिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन प्लानिंग लेकर आ सकते हैं। और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन तो हर चीज में कर ही सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट भाई देखो हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट कुछ इनिशिएटिव्स लेकर आ रही है, जैसे कि आयुष्मान भारत मिशन, परिवार विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फॉर विमेन एम्पावरमेंट, स्किल इंडिया मिशन, ताकि लोगों को स्किल दी जा सके जिससे उनका एम्प्लॉयमेंट बढ़े। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इकोनॉमी बूस्ट होगी। देन कंक्लूजन, अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने देखो कोअर्सिव मेजर्स तो नहीं लिए हैं जैसे कि चाइना ले रहा था, बट गवर्नमेंट का विजन अलाइन करता है कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज की जाए, जिसके लिए गवर्नमेंट काफी पॉलिसीज भी लेकर आ रही है, जैसे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। जो सेंसस है वो भी बात करेगा अबाउट कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ एजुकेशन जेंडर इक्वालिटी एक्सेट्रा। तो इंडिया को बहुत ज्यादा नेसेसिटी कि ट्रांसफॉर्म करे अपनी पॉपुलेशन को बर्डन से बून तक, ठीक है। जिसके लिए एक होलिस्टिक राइट बेस्ड और डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग की हमको जरूरत है। यहाँ पर ये मैंने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, दैट इज की विद इंडिया बिकमिंग द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, चैलेंज इज नॉट द नंबर बट द अनमेट रिप्रोडक्टिव एंड डेवलपमेंटल गोल्स। तो इंडिया जो वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन रहा है, तो ये पॉपुलेशन हमारे लिए एक चैलेंज नहीं है। चैलेंज ये है कि जो रिप्रोडक्टिव नीड्स लोगों की मीट नहीं हुई है, या फिर इससे जो डेवलपमेंटल ऑब्स्टिकल्स आएंगे वो चैलेंज है। उसको कैसे डील करें, इस एक स्टेटमेंट को आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है इन लाइट ऑफ द रीसेंट यूएन रिपोर्ट ऑन इंडियाज पॉपुलेशन। और एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क भी आपको सजेस्ट करना है ताकि इन चैलेंजेस से डील किया जा सके। तो आप में से काफी लोगों के ऐसे कंसर्न्स आ रहे थे कि मैम आप क्वेश्चन के साथ पूरा आंसर डिस्कस कर देते हैं, तो लिखने के लिए कुछ ऐसा ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं रहती है। इसीलिए आज मैंने एडिटोरियल अलग से डिस्कस किया है और क्वेश्चन आपको अलग से दिया है। सो आई होप नाउ यू ऑल विल बी प्रैक्टिसिंग इट। Now let us move on to the next editorial, which is on the rising closeness between India and the Europe. तो यहाँ पर रीसेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है कि अभी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर, वो यूरोप विजिट पे गए हैं, एंड पीएम मोदी पार्टिसिपेशन इन G7 समिट दोनों एक सिग्निफिकेंट पुश मार्क कर रहे हैं इन इंडिया EU स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट। ये अमिड ये जो शिफ्ट आ रहा है, ये तब आ रहा है जब ट्रम्प एरा, पोस्ट ट्रम्प एरा, यूक्रेन वॉर और मल्टीपोलैरिटी इमर्ज कर रही है। तो यूरोप जो है वो इंक्रीजिंगली अपनी, पहले क्या था, यूरोप बहुत ज्यादा यूएस पे डिपेंडेंट रहता था, उसकी पॉलिसीज भी यूएस के हिसाब से चलती थी। बट अभी जैसे कि ट्रम्प के मूव्स हो रहे हैं, कहीं टेरिफ वॉर कहीं कुछ, तो उसमें क्या कहते हैं, यूरोपियन यूनियन ने भी सोचा है कि हम अपने हिसाब से चलेंगे, ये तो कुछ भी कर रहे हैं। तो वो अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी क्या कहते हैं असर्ट कर रहे हैं, एज यूएस अनप्रिडिक्टेबिलिटी और रशिया का एग्रेशन दोनों ही जियोपॉलिटिकल इक्वेशन को काफी ज्यादा ऑल्टर कर रहा है। तो इंडिया यूरोप रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, तो डीपर डायलॉग, डिफेंस कोऑपरेशन देखने को मिल रहा है, कनेक्टिविटी, क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स, जैसे कि इसमें एक इनिशिएटिव है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये G20 के टाइम पे 2023 में लॉन्च किया गया था, जो कि यूरोप को मिडिल ईस्ट से और इंडिया से कनेक्ट करेगा। ये चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव को काउंटर करता है और ट्रेड, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब चीजों को एनहांस करेगा। फिर हमारे पास यूरोपियन यूनियन और इंडिया की ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल भी है, जो कि ट्रेड, टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स इन सब में डील करेंगे और कोऑपरेशन को एनहांस करेंगे। अब जो यूरोप का जो राइज हो रहा है, इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है, तो ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, अनरिलायबिलिटी जो है अलायंसेस में, कभी नेटो को क्वेश्चन कर देते हैं, तो उसकी वजह से यूरोप को सोचना पड़ा कि क्या वो यूएस पे डिपेंडेंट रह सकते हैं या उन्हें कुछ अपना करना चाहिए। और साथ में क्या हुआ कि रशिया ने जब यूक्रेन को इन्वेड किया, तो उससे और ज्यादा यूरोप में रीन्यूड यूनिटी आई और ग्लोबल एम्बिशन आया कि इस तरह का आगे हमारे साथ भी कुछ हो सकता है, तो हमें अपने लिए कुछ अलग अलग स्ट्रैटेजिक अलायंसेस देखने पड़ेंगे और यूनाइटेड रहना पड़ेगा। यूरोप अलग अलग जगह अपनी पॉलिसीज लेकर आ रहा है, चाहे वो एशिया पैसिफिक हो, डिफेंस में हो, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन हो एक्सेट्रा। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन में जैसे वो रशियन गैस पे अपनी क्या कहते हैं डिपेंडेंस कम कर रहा है, डिफेंस में यूके, फ्रांस, जर्मनी कोऑपरेट कर रहे हैं, एशिया पैसिफिक में भी फ्रांस, जर्मनी, यूके कोऑपरेट कर रहे हैं इंडो पैसिफिक में। अब इसके पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं इंडिया के लिए, तो सबसे पहले तो मल्टीपोलर पार्टनरशिप, फ्रांस के साथ, जर्मनी के साथ, यूके के साथ, पोलैंड के साथ, तो डिफरेंट कंट्रीज के साथ इंडिया की पार्टनरशिप बढ़ेगी।
इंडिया को अब ऐसा नहीं है कि या तो वेस्ट के बीच में चूज करो, रशिया चाइना, नहीं। दोनों यूरोप और इंडिया मिलकर अपने नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। फिर स्ट्रैटेजिक कन्वर्जेंस भी है, टेक्नोलॉजी हो गई, सप्लाई चेन हो गए, डिफेंस हो गया। डिफेंस में जैसे कि आपने देखा होगा कि हमने राफेल लिया था फ्रांस से, ठीक है। जर्मनी के साथ हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन सब पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। हाई एंड टेक्नोलॉजीज, ग्रीन फाइनेंस। फिर इंडिया का इंडो पैसिफिक विजन भी स्ट्रेंथन करता है, क्योंकि फ्रांस, जर्मनी और यूके अपना प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं इंडो पैसिफिक में। लेकिन चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? यूरोप कभी कभी देखो चाइना की तरफ भी शिफ्ट हो जाता है। इंटरनेशनल रिलेशंस में हमेशा ऐसा कहा जाता है, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड फोर्स। दैट इज, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है आपका, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। जिससे जैसी जरूरत पड़ रही है उससे वैसे आप बातचीत कर लेते हैं आप। तो यूरोप को कल को लगा चाइना ज्यादा बेनिफिशियल है तो वहां खिसक जाएगा ये। तो दैट इज द इशू। तो इंडिया को अपना नॉन अलाइनमेंट पोस्चर बैलेंस करना है, वाइल डीपनिंग सिक्योरिटी टाइज, और बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैंडलिंग ऑफ इश्यूज की जरूरत है। ग्लोबल जियोपॉलिटिकल ट्रेंड्स अगर हम देखें तो एक तो मिनीलेटरलिज्म राइज हो रहा है, जैसे कि आप देखेंगे मल्टीलेटरलिज्म मतलब यूएनडब्ल्यूटीओ, ये सब काफी ज्यादा डिक्लाइन हो रहे हैं। क्योंकि इसमें एक मेजर प्लेयर यूएस था, जो कि अभी ज्यादा क्या कहते हैं, इंटरेस्टेड है नहीं इन सब चीजों को चलाने के लिए। तो जो कंट्रीज है उन्होंने क्या सोचा कि छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स पे कोलैबोरेट कर लेते हैं, जैसे कि G7+, इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। फिर यूएस की हेजमनी जो है वो डिक्लाइन हो रही है और रीजनल पोल्स ऑफ पावर इमर्ज हो रहे हैं, जैसे कि आपका ब्रिक्स हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, एशियान हो गया, एससीओ हो गया। न्यू पावर ट्राइंगल्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया यूरोप यूएस, इंडिया फ्रांस जर्मनी, इंडिया यूके। और नॉन वेस्टर्न एलाइज का एक्सपेंशन हो रहा है। इंडिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के साथ एंगेज कर रही है विदाउट हार्मिंग रशिया या ग्लोबल साउथ। इनके साथ भी रिलेशंस बिगाड़ नहीं रही है। इंडिया डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपने हिसाब से डील कर रही है। दैट इज व्हाट वी कॉल मल्टीपोलैरिटी। तो अब वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि यूरोपियन यूनियन के साथ आप एक एफटीए इंस्टीट्यूशनलाइज कर लो, ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल और सेक्टोरल अग्रीमेंट्स, ठीक है, अग्रीमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, एग्रीकल्चर को लेके, हेल्थ केयर को लेके, एजुकेशन को लेके, ग्रीन फाइनेंस को लेके। इंडिया यूरोपियन यूनियन इन्वेस्टमेंट अग्रीमेंट के लिए पुश कर सकते हैं ताकि हमारे यहाँ और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए। फिर डिफेंस इंडस्ट्रियल कोलैबोरेशन हो सकता है। डायस्पोरा को हम लीवरेज कर सकते हैं, हमारे काफी ज्यादा इंडियंस जो है जर्मनी में है, यूके में है, हम उनको लीवरेज कर सकते हैं ताकि पॉलिसीज हमारे फेवर में हो। और ग्लोबल शॉक्स जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे सप्लाई चेन शॉक हो गया, ठीक है, या रशिया यूक्रेन वॉर, तो इनके अगेंस्ट हमको रेजिलियंस बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये जो एडिटोरियल है ये हाईलाइट कर रहा है कि कैसे इंडिया यूरोप की तरफ बढ़ रहा है आगे, ठीक है, सिर्फ कुछ पार्टनर्स पे ही रिलाई नहीं कर रहा है। साथ में वो ये भी ध्यान रख रहा है कि रशिया और बाकी जो ग्लोबल साउथ है उसको एंटेगोनाइज ना कर सके। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक मूव नहीं है बट एक स्ट्रैटेजिक मूव भी है कि यूरोप जो है वो नो लॉन्गर जियोपॉलिटिकली डोरमेंट है। जैसे जैसे वेस्ट मल्टीपोलर बन रहा है, इंडिया एक सेंट्रल एक्टर की तरह इमर्ज हो रहा है और डिफरेंट अलायंसेस बना रहा है। राइजिंग यूरोप कॉम्प्लीमेंट्स इंडियाज एस्पिरेशन टू शेप द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई होप आप सभी को ये ब्रेकडाउन काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। इन द अपकमिंग फ्यू डेज व्हेन आई विल रिकवर प्रॉपरली, फुल फ्लेजेड पूरी एनर्जी के साथ ये एडिटोरियल एनालिसिस बनाया जाएगा। थैंक यू फॉर द सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड लक एवरीवन।